हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल। इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 3 के एमसीक्यूज प्लस रिवीजन, जो कि है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम से। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सो पहला क्वेश्चन है, द कन्वर्सेशन बिटवीन टीचर एंड द स्टूडेंट इन क्लास इज टर्म्ड एज, कि जो भी सारी कन्वर्सेशन होती है क्लास में उसे किस नाम से जाना जाता है या उसे क्या कहते हैं। लैंग्वेज डिस्कोर्स कहते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन कहते हैं, लैंग्वेज डिवाइस कहते हैं, या इसमें से कोई नहीं। तो जो भी कन्वर्सेशन हो रही क्लास में उसे कहते हैं लैंग्वेज डिस्कोर्स। ठीक है, ये टॉपिक मैं करवा चुका हूँ। तो लैंग्वेज डिस्कोर्स क्या है? इट कैन बी डिफाइंड एज द इंटरेक्शन बिटवीन द टीचर्स एंड द स्टूडेंट एंड बिटवीन स्टूडेंट्स एंड स्टूडेंट। ठीक है, कि जो भी बातें टीचर और स्टूडेंट के बीच में हो रही है और स्टूडेंट के बीच में हो रही है उसे कहते हैं लैंग्वेज डिस्कोर्स। ये हो सकती है स्पोकन, मतलब बोल के हम बातें करें, या जो भी कन्वर्सेशन है, या रिटन कम्युनिकेशन भी हो सकता है ये। ठीक है, इन ए क्लासरूम देयर शुड बी एक्सचेंज ऑफ आइडियाज टेक प्लेस एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रिएट एन इंक्लूसिव एंड सपोर्टिव क्लासरूम। ठीक है, क्लासरूम में क्या होता है? आइडियाज का एक्सचेंज होता है, और इंक्लूसिव क्लासरूम और सपोर्टिव क्लासरूम बनाने के लिए कन्वर्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि कई बच्चे क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा उन्हें हिचक होती है या बहुत ज़्यादा हेजिटेट करते हैं बातें करने में। तो टीचर की ड्यूटी बनती है कि लैंग्वेज डिस्कोर्स को बहुत अच्छे से अप्लाई करे अपने क्लासरूम में। ठीक है, व्हेन स्टूडेंट्स आर गिवन अपॉर्चुनिटीज टू स्पीक दे कैन शेयर देयर आइडियाज। द काइंड ऑफ क्लासरूम इज गुड टू क्रिएट पॉजिटिव व्यूज ऑफ द क्लास एनवायरनमेंट। ठीक है, तो बच्चों को जो क्लासरूम अपॉर्चुनिटीज देगा, जो मौके देगा उनके आइडियाज को शेयर करने का, उनके थॉट्स को शेयर करने का, आपस में अपने आइडियाज और थॉट्स को या जो भी चीज़ें हैं उन्हें एक्सचेंज करने का, तो इस तरह का क्लासरूम एनवायरनमेंट सबसे अच्छा होता है। ठीक है, और जिस क्लासरूम में किसी भी बच्चे को अगर बोलने नहीं दिया जाता है या उनके थॉट्स को या आइडियाज़ को नहीं सुना जाता है, तो वो फिर पूरी ज़िंदगी क्या होता है, बच्चों में वो क्वेश्चन फिर रह ही जाते हैं। ठीक है, कई बच्चे होते हैं तो वो क्वेश्चन फिर पूरी ज़िंदगी के रह जाते हैं, वो हमेशा शर्माते रहेंगे अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने में। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन होगा, तो इसलिए क्लासरूम डिस्कोर्स बढ़ाना चाहिए। और इसमें एक्चुअली हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, लैंग्वेज डिस्कोर्स इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि जो सेकंड लैंग्वेज है, अगर हम उसी लैंग्वेज में बातें करेंगे, उसी लैंग्वेज में डिस्कोर्स इंक्रीज करेंगे, तो क्या होगा, बच्चों को वो सेकंड लैंग्वेज अपने आप आ जाएगी। ठीक है, धीरे धीरे करके। चलो, इसके दो मॉडल्स हैं, इनिशिएट, रिस्पॉन्ड, इवेल्युएट। जैसे नाम से स्टार्ट है कि इनिशिएट करना, रिस्पॉन्ड करना और उसको इवेल्युएट करना। ये थोड़ा ट्रेडिशनल मेथड है। ठीक है, सेकंड मेथड इसमें है फैसिलिटेट, लिसन एंड एंगेज, FLE मॉडल। ठीक है, ये मॉडर्न मेथड है। तो ये क्या है? टीचर डोमिनेटेड मॉडल है, ये मैं पहले करवा चुका हूँ, यहाँ से फिर से पढ़ लेते हैं। और ये क्या है? स्टूडेंट सेंटर्ड मॉडल है। ठीक है, इसमें क्या है? टीचर टॉक रेजेस टीचर टू स्टूडेंट डिस्कस। ठीक है, इसमें क्या होता है, बेसिकली जो भी क्वेश्चनिंग है वो टीचर करता है और टीचर ही मेन रोल में रहता है। इसमें टीचर प्रमोट करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिस्कोर्स भी। क्लियर है? इसमें मोस्टली क्या होती है, बस टीचर और स्टूडेंट के बीच में ही बातें होती है। ये वर्टिकल कम्युनिकेशन है। वर्टिकल कम्युनिकेशन मतलब कोई एक लीडिंग पोजीशन में है और उसके फिर नीचे लोग हैं, और ये वर्टिकल में क्या है कि सभी बराबर के हैं। क्लियर है? तो आइडियाज, शेयरिंग ऑफ आइडियाज क्या होगा, सभी में होगा, तो इसलिए हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, टीचर डिटरमाइन द टॉपिक एंड कंट्रोल द इंटरेक्शन। टीचर ही डिटरमाइन करता है कि क्या टॉपिक होगा और उसे कंट्रोल करता है, या पूरी इंटरेक्शन वही कंट्रोल करता है। इसमें क्या है, इसमें बहुत ज़्यादा टीचर कंट्रोल नहीं करता, इसमें फैसिलिटेटर की तरह काम करता है, सुविधादाता की तरह काम करता है। ठीक है, मतलब उसको सपोर्ट करता है जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है। इसमें टीचर क्वेश्चन आस्क करेगा, स्टूडेंट रिस्पॉन्स करेंगे और टीचर उसे फीडबैक देगा। तो इसका यही मतलब है, इनिशिएट, रिस्पॉन्ड एंड इवेलुएट। ये भूलना मत अगर आ जाए तो, कि ट्रेडिशनल मेथड कौन सा है। तो ट्रेडिशनल मेथड लैंग्वेज डिस्कोर्स का है इनिशिएट, रिस्पॉन्ड, इवेलुएट। और मॉडर्न मेथड कौन सा है? फैसिलिटेट, लिसन, एंगेज, FLE मॉडल। ठीक है, इसमें हो सकता है आपको लगे MCQs कम है, लेकिन मेन मकसद है रिवीजन करना भी। चलो, इसमें क्या है, इम्बैलेंस ऑफ पावर है, बिल्कुल, क्योंकि सबसे ज़्यादा पावर किसमें, टीचर के पास है। इसमें पावर सभी के पास है, सभी अपने आइडियाज को अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं। स्टूडेंट इसमें कब बोलेंगे, जब उन्हें टीचर मौका देगा। ठीक है, और इसमें क्या होगा, स्टूडेंट जब उनका मन करे वो अपने आइडियाज को बोल सकते हैं जब उनकी बारी आए, मतलब पहले एक स्टूडेंट को सुन लिया जाए फिर दूसरे स्टूडेंट को। ठीक है, और वो अपने आप को एक फिर पोटेंट मेंबर समझते हैं कि हाँ,
मेरे थॉट्स की या मेरे आइडियाज की भी वैल्यू है। क्लियर है? बहुत सिंपल सा है, बहुत सिंपल है, अच्छे से याद करना। और इसकी वीडियोज भी है, आप लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो और अच्छे से पढ़ना है तो। हालांकि ये बहुत अच्छे से रिवाइज हो गया यहाँ पे भी। चलो, देन आता है लैंग्वेज रिच क्लासरूम या भाषा समृद्ध कक्षा कैन बी डिफाइंड एज। कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम? द क्लासरूम फुल ऑफ लैंग्वेज लर्निंग डिवाइस। बी ऑप्शन है द क्लासरूम इन विच स्टूडेंट आर एक्सपोज टू कम्युनिकेट विद क्लासमेट एंड टीचर्स। या सी ऑप्शन है द क्लासरूम फुल ऑफ ऑडियो डिवाइस। तो इसका राइट आंसर है आंसर बी। ठीक है, ऐसा क्लासरूम जहाँ पे बच्चों को एक्सपोज किया जाएगा कम्युनिकेट करने के लिए, ताकि वो अपने क्लासमेट से और टीचर से अच्छे से बात करें। जैसे इसका मीनिंग से ही समझ जाना कि भाषा समृद्ध कक्षा। भाषा समृद्ध कक्षा कब होगी? जब सभी मौके बच्चों को दिए जाएंगे कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, इसके अंतर्गत फिर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, डिस्कशन, क्वेश्चनिंग या प्रॉबिंग, मतलब जो भी चीजें होंगी जो कम्युनिकेशन को इंक्रीज करेंगी एक भाषा समृद्ध कक्षा बनाने के लिए। यहाँ पे पढ़ते हैं कि लैंग्वेज रिच क्लासरूम या भाषा समृद्ध कक्षा क्या होता है? इन ए लैंग्वेज रिच क्लासरूम स्टूडेंट कैन बी nurtured in all aspect of language and they are motivated to communicate in second language in the class and the school। ठीक है, सेकेंड लैंग्वेज के संदर्भ में हम ये सभी चीज़ें पढ़ते हैं लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम। तो अगर जो लैंग्वेज रिच क्लासरूम हो जाएगा और दूसरी लैंग्वेज को जगह दी जाएगी और उसी में सारी चीज़ें बोली जाएंगी, तो दूसरी लैंग्वेज सीखने में या उसे एक्विजिशन करने में, उसका अर्जन करने में बच्चों को बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। इंग्लिश मीडियम स्कूल होते हैं, लेकिन कई स्कूल नाम के होते हैं और कई स्कूलों में सच में ही इंग्लिश मीडियम होता है। उसमें टीचर्स और बच्चे आपस में इंग्लिश में ही कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, तो बच्चे क्या है, अपने आप वो जो सेकंड लैंग्वेज है अपने आप उनके मन में एक्वायर कर जाती है, वो अर्जित हो जाती है। तो देयर शुड बी एन एनवायरनमेंट विच सपोर्ट द चिल्ड्रन फुल ऑफ लैंग्वेज टू लर्न टू रीड, कम्युनिकेट थ्रू स्पीकिंग एंड राइटिंग। और ये कब होगा? जब बहुत अच्छा एनवायरनमेंट होगा, सभी टीचर दूसरी लैंग्वेज में बात करेंगे, बच्चों को सपोर्ट करेंगे ताकि वो अच्छे से कम्युनिकेट करें थ्रू स्पीकिंग एंड राइटिंग। इसमें क्या होगा? दीज will include learning the vocabulary, learning how to use new vocabulary in writing and speaking। ठीक है, जब एनवायरनमेंट होगा तो अपने आप अच्छे से vocabulary सीखेंगे और उन्हें ये भी पता चल जाएगा कि उन्हें लिखते टाइम या बोलते टाइम कौन से वर्ड्स बोलने हैं, किस पर्सपेक्टिव में वर्ड है, वो किस कंटेक्स्ट में वर्ड है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इंपॉर्टेंस क्या है लैंग्वेज रिच क्लासरूम की? लैंग्वेज रिच क्लासरूम हेल्प्स इन ईजी एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज थ्रू एनवायरनमेंट। बिल्कुल, जब लैंग्वेज रिच क्लासरूम होगा या लैंग्वेज रिच स्कूल होगा तो एनवायरनमेंट ही पूरा क्या हो जाएगा? सेकंड लैंग्वेज में हो जाएगा। ठीक है, और भाषा को सीखने में फिर बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। दे लर्न पैसिवली एंड एक्टिवली इन द क्लासरूम बाय लिसनिंग द लैंग्वेज, है ना। जैसे अभी सपोज आप बैठे हो क्लासरूम में और दो बच्चे बात कर रहे हैं, तो अगर वो दो बच्चे दूसरी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं तो आपके कान में भी वो वर्ड जा रहे हैं। ठीक है, तो आप वैसे भी सीख सकते हो और आप खुद भी बातचीत करके या खुद हिस्सा लेके दूसरी लैंग्वेज को सीखा जा सकता है। लैंग्वेज रिच क्लासरूम में बच्चे नई वोकैबुलरी सीखते हैं, इंटरेक्शंस होती हैं और बच्चे फिर वो अप्लाई करते हैं राइटिंग में और स्पीकिंग में। ठीक है, और अपनी बातों को और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं सेकंड लैंग्वेज में। ठीक है, और वो डेली कुछ ना कुछ नया सीखेंगे और वो उनकी स्कूल लाइफ में भी और आउटसाइड द स्कूल भी यूज होगी। क्लियर है? तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो अच्छे से पढ़ के रिप्लाई दे देना। चलो, व्हाट आर द वेज ऑफ कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज इन द क्लासरूम? कौन कौन से तरीके हैं जिससे कि हम नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं क्लासरूम के अंदर? एनकरेजमेंट ऑफ हाई लेवल थिंकिंग। द क्लास यूजेस रॉ डाटा, प्राइम रिसोर्सेज, मैनिपुलेटिव एंड फिजिकल इंटरेक्टिव मटेरियल्स। सी ऑप्शन है स्टूडेंट ऑटोनॉमी एंड इनिशिएटिव आर एक्सेप्टेड एंड एनकरेज्ड। या ये सभी, तो ये सभी मेथड्स हैं नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। ठीक है, हाई लेवल थिंकिंग भी जरूरी है, रॉ डाटा, प्राइम रिसोर्स, मैनिपुलेटिव एंड फिजिकल इंटरेक्टिव मटेरियल्स भी जरूरी हैं। बच्चे की ऑटोनॉमी, उसको खुद से काम करने देना भी एक नॉलेज कंस्ट्रक्शन का तरीका है, और जो भी उसके व्यूज हैं उसे एक्सेप्ट करना या उसको बताना कि क्या गड़बड़ है और उसे फिर से एनकरेज करना, ये सभी तरीके हैं नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। चलो, ये तरीके हैं। एनकरेजमेंट ऑफ हाई लेवल थिंकिंग, द क्लास यूजेस रॉ डाटा, प्राइम रिसोर्सेज, मैनिपुलेटिव एंड फिजिकल इंटरेक्टिव मटेरियल्स। स्टूडेंट ऑटोनॉमी भी होनी चाहिए, इनिशिएटिव आर एक्सेप्टेड एंड एनकरेज्ड। ठीक है,
टीचर आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन। ओपन एंडेड क्वेश्चन में क्या है, फिर बच्चा क्या है, हर एक आयाम में, हर एक पर्सपेक्टिव में सोचेगा कि इसका क्या क्या आंसर हो सकता है। ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं या डाइवर्जेंट थिंकिंग को जो मोटिवेट करते हैं। सपोज ये क्वेश्चन है तो उसके बहुत कई आयाम में क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं, तो क्या हो गया, ओपन एंडेड क्वेश्चन हो गया। और क्लोज एंडेड क्वेश्चंस क्या हो गए, सपोज हमें आज़ादी कब मिली तो ये क्लोज एंडेड हो गया कि इसका जवाब एक ही है, इसमें बच्चा कुछ और सोच ही नहीं सकता। ठीक है, इसे कहते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर नॉलेज कंस्ट्रक्ट करनी है तो ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछे जाने चाहिए। क्लियर है। डिस्कशन को एनकरेज करना चाहिए ताकि सभी के आइडियाज को शेयर किया जाए, और स्टूडेंट को हमेशा मौका दिया जाना चाहिए ताकि वो अपने आइडियाज को स्पीक आउट करे विदाउट एनी हेजिटेशन। और ये कब होगा, जब उनके आइडियाज को हम रिस्पेक्ट देंगे। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है, कई बच्चे आइडिया देते हैं और टीचर उन्हें डांट देता है या कहता है कि क्या फालतू की बातें कर रहे हो, दैट काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, कोई भी पर एकेडमिक कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए वो आइडिया। ऐसा नहीं है कोई फालतू की चीज़ें ही करे। ठीक है, तो ये लाइफ टीचिंग में अपने आप हो जाती है ना, क्योंकि जैसा कोई रिस्पॉन्स करता है हम उसके प्रति वैसा ही रिस्पॉन्स देते हैं। इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन वाला लॉ। ठीक है, अगर उसके आइडियाज अच्छे हैं, उसके आइडियाज कंटेक्ट से रिलेटेड हैं, तो ऑफ कोर्स हम उसे मोटिवेट करेंगे। चलो, मेथड्स क्या हैं, मेथड्स ऑफ इंस्ट्रक्शन टीचर्स कैन यूज। ये इंस्ट्रक्शंस के मेथड्स हैं। ठीक है, कि टीचर्स यूज कर सकता है। क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं, कैसे इंस्ट्रक्ट किया जा सकता है बच्चों को। क्लासरूम इंस्ट्रक्शन मस्ट बी गिवन इन ए काम वार्म मैनर, मतलब बहुत शांत होना चाहिए और बहुत अच्छे से अपनी बातों को बताना चाहिए, उन्हें बच्चों को इंस्ट्रक्ट करना चाहिए। इंस्ट्रक्शन मस्ट बी क्लियर एंड स्पेसिफिक। ठीक है, बिल्कुल साफ होनी चाहिए और बिल्कुल स्पेसिफिक होनी चाहिए, क्योंकि अगर इंस्ट्रक्शन ही अच्छे से नहीं दी जाएगी तो बच्चा क्या होगा, उसे पता ही चलेगा कि मुझे क्या काम करना है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन शुड बी पैक्ड अप बाय फेयर एंड कंसिस्टेंट कॉन्सिक्वेंसेस, कि जो भी इंस्ट्रक्शन दी जाएगी उसके लिए पूरा बैकअप तैयार करना होगा। मतलब आपको पता होगा ना कि आप कोई उस चीज़ कह रहे हो तो उसका रिजल्ट क्या है, उसके बैकग्राउंड में क्या क्या चीज़ें हैं, और वो पर्टिकुलर जो काम है या पर्टिकुलर होमवर्क है, पर्टिकुलर कोई टॉपिक है, कोई चीज़ है, वो किस तरह से होगी, तो आपके पास पहले से उसके लिए बैकअप होगा। क्योंकि जब बच्चा करने लगेगा तो उसमें कॉन्सिक्वेंसेस भी आएंगे और फिर आपको सपोर्ट करना होगा, मतलब एक टीचर को सपोर्ट करना होगा। चलो, व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ लिटरेचर। क्या क्या इम्पोर्टेंस है लिटरेचर के। कल्चरल वैल्यूज, इम्प्रूविंग राइटिंग स्किल्स, एक्सपेंडिंग होराइजन्स। तो लिटरेचर या साहित्य के क्या क्या इम्पोर्टेंस हैं, ये सभी इम्पोर्टेंस हैं या महत्व हैं साहित्य के। डी ऑप्शन इज द राइट। तो साहित्य क्या होता है, लिटरेचर इज डिफाइंड एज बुक्स एंड अदर रिटन वर्क्स स्पेशली दोज कंसीडर्ड टू हैव क्रिएटिव एंड आर्टिस्टिक मेरिट और लास्टिंग वैल्यू। कि वो सभी बुक्स या रिटन वर्क्स स्पेशली खासकर जिसमें क्रिएटिव या आर्टिस्टिक मेरिट हो या उसमें मतलब खूबियाँ हो। फॉर एग्जाम्पल, बुक्स रिटर्न ऑन साइंटिफिक सब्जेक्ट आर एग्जाम्पल्स ऑफ साइंटिफिक लिटरेचर की वो विज्ञान का साहित्य। ठीक है, लिटरेचर कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज राइटिंग दैट इज कंसिडर्ड टू बी ए वर्क ऑफ आर्ट या लिटरेचर ऑल्सो इंक्लूड्स नॉवेल्स, प्लेज एंड पोएट्री या पोएम्स। ठीक है, साहित्य में ये सभी चीजें होती हैं थी। चलो, साहित्य के इम्पोर्टेंस क्या है या लिटरेचर की क्या इम्पोर्टेंस है। साहित्य इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि बच्चों में कल्चरल वैल्यूज आए, सांस्कृतिक वैल्यूज आए। इम्प्रूविंग राइटिंग स्किल्स, क्योंकि साहित्य में बहुत सारी वोकैबुलरी, बहुत मुश्किल से वर्ड लिखे होते हैं और हमें उन्हें जानने में, उनका मतलब समझने में बहुत आसानी होती है, और हम भी जब अपनी बातों को एक्सप्रेस करें तो वो चीज़ें हम उसे लिख सकते हैं। एक्सपेंडिंग होराइजन्स, मतलब क्षितिज का विस्तार, कि हर एक पर्सपेक्टिव में हम सोच सकते हैं लिटरेचर पढ़ने से, है ना। एक्चुअली जो नोवेल पढ़ता है तो उसकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी हो जाती है। वैसे भी बिल्डिंग वोकैबुलरी, बिल्कुल जैसे मैंने अभी ऐसे बता दिया कि लिटरेचर पढ़ने से वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा अच्छे से इंक्रीज होती है। टीचिंग क्रिटिकल थिंकिंग, आलोचनात्मक सोच सिखाना। ठीक है, क्योंकि देखो पर्सपेक्टिव, अलग अलग पर्सपेक्टिव से हमें सब कुछ पता चल जाता है, तो एक क्रिटिकल थिंकिंग आती है, आलोचनात्मक सोच आती है। मतलब आप एक थोड़े इंटेलेक्ट से बन जाते हो, इंटेलेक्चुअल पावर आपकी इंक्रीज होती है लिटरेचर पढ़ने से या साहित्य को पढ़ने से। एनहेंसिंग इमेजिनेशन पावर, क्योंकि लिटरेचर में क्या फिक्शंस भी लिखे होते हैं, तो इससे क्या हमारी इमेजिनेशन पावर या कल्पना शक्ति भी बढ़ती है। सपोर्ट्स ऑल एरिया ऑफ लैंग्वेज, भाषा के सभी क्षेत्र अच्छे होते हैं। अगर हम कोई लिटरेचर सुनते हैं तो हमारी श्रवण शक्ति या हेयरिंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है, हमारा इंटेलेक्चुअल लेवल इंक्रीज होता है, हमारी राइटिंग स्किल भी इंक्रीज होती है, हमारी स्पीकिंग भी इंक्रीज होती है।
ठीक है। तो लिटरेचर पढ़ने से बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं और आई थिंक सभी को पढ़ना चाहिए। गुड फॉर करियर अपॉर्चुनिटीज, बिल्कुल। अगर कोई इसी फील्ड में आगे बढ़ना चाहता है, कोई लिटरेचर ही लिखना चाहता है तो वो कर सकता है, ठीक है। प्रोवाइड्स प्लेजर टू लिसनर एंड रीडर्स, बिल्कुल। सुनने वाले के लिए भी अच्छा लगता है कई बार, और जो रीडर्स होते हैं, जो पढ़ते हैं, उनके लिए भी अच्छा है, ठीक है। जो श्रोता होते हैं और पाठक होते हैं, दोनों को एक आनंद प्रदान करता है, ठीक है। तो ये तो ऐसी चीज़ है कि आप खुद से भी लिख सकते हो। और अगर कोई क्वेश्चन आए कि इम्पोर्टेंस क्या क्या है, तो लिटरेचर को ध्यान में रखना, साहित्य को ध्यान में रखना, और पढ़ के आपको क्या मिलता है आप उसको ध्यान रखना। क्लियर है। इसमें एमसीक्यूज हो सकते हैं कम है, लेकिन रिवीजन पूरा हो गया लगभग, क्योंकि थर्ड यूनिट में मोस्टली यही सब चीजें हैं। चलो, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, कौन कौन से टाइप्स हैं क्वेश्चंस के? ओपन क्वेश्चन, क्लोज क्वेश्चंस, प्रॉबिंग क्वेश्चंस, या ये सभी? तो ये सभी टाइप्स हैं क्वेश्चंस के। क्लियर है। चलो, ये टाइप्स हैं क्वेश्चंस के। ओपन एंडेड क्वेश्चन या ओपन क्वेश्चंस क्या होते हैं? जिसमें एक्सप्लेनेटरी आंसर्स होते हैं, ठीक है। मतलब कई आयाम में आंसर हो सकते हैं उसके, कोई एक पर्टिकुलर आंसर नहीं होता है। एक्चुअली कम्युनिकेशन बढ़ाने के तरीके हैं, ठीक है। लैंग्वेज डिस्कोर्स का चैप्टर है, तो लैंग्वेज डिस्कोर्स को कैसे इंक्रीज किया जाए, कैसे कंस्ट्रक्टिविज्म को बढ़ाया जाए, वो सभी चीज़ें या वो सभी मेथड्स हैं इस चैप्टर में, ठीक है। क्लोज क्वेश्चन क्या होगा? जिसका एक पर्टिकुलर आंसर होगा, है ना। जैसे मैंने बताया कि हमें आज़ादी कब मिली थी, तो हमें मिली थी 15 अगस्त को, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर आंसर होगा। ये कन्वर्जेंट थिंकिंग को बढ़ावा देता है। डाइवर्जेंट होती है जो सभी दिशा में चली जाए, कन्वर्जेंट होती है जो एक पॉइंट पे आके रुक जाए, कन्वर्ज हो जाए। नेक्स्ट टाइप है प्रोबिंग। प्रोबिंग का हिंदी मतलब है जांच पड़ताल करना, या ट्रिगरिंग क्वेश्चन भी कहते हैं। तो सिंपल है, प्रोबिंग कब करते हैं कि कितने बजे गए थे, कब गए थे, दैट काइंड ऑफ क्वेश्चनिंग, है ना। कि जैसे कोई सवाल मैथ का निकाल देता है, कोई आंसर सॉल्यूशन ढूंढ लेता है, तो टीचर पूछते हैं कि कौन सा फॉर्मूला अपनाया, प्रोबिंग करते रहते हैं। क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस, क्लैरिफाइंग मतलब यूज्ड वेरीफाई इन्फॉर्मेशन। कोई इन्फॉर्मेशन है पर्टिकुलर, तो उसे क्लैरिफाई करना। सपोज आपने किसी से पूछा, क्लास में ही पूछा कि कितने बजे स्कूल आते हो, तो उसने एग्जैक्ट टाइम बताया, देन अगेन आप क्लैरिफाई करोगे पूछ के, है ना, कि पक्का, है ना, होता है ना। तो ये वही है क्लैरिफाइंग क्वेश्चन। इसमें ज़्यादा या टिपिकल चीज़ें नहीं है, बिल्कुल सिंपल रियल लाइफ से चीजें, ठीक है। क्लैरिफाइंग क्वेश्चन, क्लैरिफाई करना, हम इंफॉर्मेशन को वेरीफाई कर रहे हैं। देन आता है रेटोरिकल क्वेश्चंस। ये आपने देखा होगा, पीपल को एंगेज करने के लिए किया जाता है। आपने प्रेजेंटर्स देखे होंगे, बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड स्पीकर्स देखे होंगे, जब वो कोई भी स्पीच देते ना, तो आपने ये चीज़ ज़रूर सुनी होगी कि सेशन एंजॉय कर रहे हो आप, यस या नो। वो और ज़रूर रिप्लाई ज़रूर मांगते हो कि प्लीज़ रिप्लाई, यस और नो, यस और नो कहते रहते हैं। इट्स मीन कि वो पीपल को एंगेज रखना चाहते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस को कहा जाता है रेटोरिकल क्वेश्चंस। आपने देखा होगा, प्रेजेंटेशन चलती रहती तो पूछते रहते हैं कि मज़ा आ रहा है, यस और नो में रिप्लाई दो। ये क्या होता है, उन्हें एंगेज करने का एक तरीका है, और उनकी मतलब जो मेंटल प्रेजेंस है वो भी बनी रही प्रेजेंटेशन में, इसलिए भी पूछे जाते हैं। देन है लीडिंग क्वेश्चंस और रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस। ये इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जो कि रिस्पोंडेंट मतलब जो जवाब देगा उसको लीड करेंगे टुवर्ड्स ए सर्टेन डिजायर्ड पॉजिटिव और नेगेटिव रूट। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन का टाइप क्या है कि डू यू हैव एनी इशूज विद द प्रोजेक्ट, कि आपको कोई दिक्कत है प्रोजेक्ट से। तो जब इशूज की बात आ जाती है तो मोस्टली लोगों का रिप्लाई नेगेटिव की साइड ज़्यादा जाता है, ठीक है। तो मतलब हमें पता है, हम उसी दिशा में क्वेश्चनिंग करते हैं कि उसका जो रिप्लाई होगा या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, और क्वेश्चंस भी उसी से रिलेटेड होंगे। इसके टाइप्स आप बुक में देख सकते हो, और अगर आपको देखनी है तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। चलो, देन है एक्ट ऑफ टॉकिंग अबाउट ए टॉपिक, आइडियाज, ओपिनियन बिटवीन इंडिविजुअल और इन ए ग्रुप। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डिस्कशन कहते हैं, क्वेश्चनिंग कहते हैं, डिबेट कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो इसे कहते हैं डिस्कशन, ठीक है। डिस्कशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ टॉकिंग अबाउट समथिंग सीरियसली और डीपली, कि गंभीरता से और गहराई से किसी के बारे में बात करना, किसी चीज के बारे में बात करना कहलाता है डिस्कशन कहलाता है। इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज अल्टरनेटिव सीरियस एंड प्लेफुल एफर्ट बाय ए ग्रुप ऑफ टू और मोर टू शेयर व्यूज एंड एंगेज इन ए म्यूचुअल एंड रेसिप्रोकल, ठीक है। कि सीरियस एंड प्लेफुल एफर्ट है दो पर्सन के बीच में या दो से ज़्यादा के बीच में, ताकि जो उनके व्यूज हैं, आइडियाज हैं, उनको शेयर किया जाए और आपस में एंगेज हुआ जाए, ठीक है। रेसिप्रोकल का मतलब है अपने आइडियाज को शेयर करना, आपस में बांटना। चलो, नेक्स्ट है कि डिस्कशन ऑल्सो कैन बी डिफाइंड एज एक्ट ऑफ टॉकिंग अबाउट समथिंग विद अनदर पर्सन और ए ग्रुप ऑफ पीपल,
ठीक है कि क्या है, एक एक्ट ऑफ टॉकिंग है दूसरे पर्सन के साथ या ग्रुप में, और ए कन्वर्सेशन अबाउट समथिंग और स्पीच और ए पीस ऑफ राइटिंग दैट गिव्स इंफॉर्मेशन, आइडियाज, ओपिनियंस एक्सेट्रा अबाउट समथिंग। सपोज हम जैसे डिस्कस कर रहे हैं, जैसे एग्जाम को ले लो कि हमें एमडीयू एग्जाम से रिलेटेड डिस्कशन कर रहे हैं, तो उसमें हो सकता है मैं किसी एक पर्टिकुलर पर्सन से बात करूं, हो सकता है ग्रुप में बात करूं, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, हो सकता है मैं राइटिंग इन्फॉर्मेशन जो है राइटिंग में दूं या बोल के दूं, अपने आइडियाज एक्सप्रेस करूं, आपके आइडियाज को हासिल करूं, आपके ओपिनियंस जानूं, ठीक है। तो डिस्कशन क्या है, वो सभी चीज़ें जिससे हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे या पर्टिकुलर चीज़ पे अपने आइडियाज को शेयर करते हैं, ओपिनियन लेते हैं, अपनी नॉलेज को, अपने थॉट्स को रेसिप्रोकेट करते हैं, आपस में आदान प्रदान होता है, उसको कहते हैं डिस्कशन। हिंदी में इसे क्या कहते हैं, विचार विमर्श करना, ठीक है। चलो, तो ये टॉपिक भी है कि डिस्कशन को प्रॉपर अगर डिस्कशन होना है तो कैसे आप उसको ऑर्गेनाइज करोगे स्टेप्स को। सबसे पहले क्या है, ऑब्जेक्टिव जानोगे कि किस टॉपिक पे बात हो रही है, उसके उद्देश्य जानोगे, रियलिस्टिक शेड्यूल जानोगे किस टाइम करना है, इनवाइट द राइट पीपल, और क्लास में हो रहा है तो क्या है, अलग अलग टीम बना दोगे, है ना। देन रूल्स जानोगे कि अगर डिस्कशन में एंगेजमेंट होना है तो क्या रूल्स होंगे, जैसे किसी को अब्यूज नहीं करना, किसी को हार्मफुल कमेंट्स नहीं करनी, तो ये सभी क्या होंगे, रूल्स होंगे। बी द मोस्ट प्रिपेयर्ड पार्टिसिपेंट, अगर आप खुद पार्टिसिपेंट हो तो अच्छे से प्रिपेयर करो अपने टॉपिक को और उस चीज़ के बारे में अच्छे से पढ़ो, ठीक है। कम्युनिकेट बिफोर द सेशन विद पार्टिसिपेंट, अगर आप लीड पोजीशन में हो तो अच्छे से कम्युनिकेशन करो कि आपने क्या तैयार किया, आपने क्या तैयार किया। लॉजिस्टिक, ये तो क्लास में अवेलेबल नहीं है, ये नॉर्मल डिस्कशन का पार्ट है कि अगर डिस्कशन कहीं बाहर से टीम आ रही तो लॉजिस्टिक का इंतजाम करना। तो क्लासरूम में तो ये सब चीज़ नहीं होता, लेकिन हाँ क्लासरूम में हो सकता है, स्कूल्स में हो सकता है अगर कोई बाहर से लोग आएंगे, ठीक है। जैसे आप टीम बुला लेते हैं ना कि आज इस टॉपिक पे बात करेंगे, सपोज कोई फिल्म से रिलेटेड है या कोई एक्टिंग से रिलेटेड है तो आप उसे बुला सकते हो, ताकि बच्चों को एक्टिंग की स्किल्स या एक्टिंग में क्या क्या चीजें होती हैं उसको जानने का मौका मिले और वार्तालाप करने का मौका मिले, ठीक है, विचार विमर्श करने का मौका मिले। तो उस केस में लॉजिस्टिक्स पे भी ध्यान दिया जा सकता है। सेट अप द रूम टू प्रोमोट डिस्कशन, ठीक है। लास्ट में है कि डिस्कशन को प्रमोट करना या ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करना, ठीक है। मतलब ये रैंडम चीजों के लिए जब प्री प्लान ना हो, जब क्लास में ऐसे हो जाता है ना कि चलो आज इस पे डिस्कस करते हैं, ये उस चीज के लिए, ठीक है। तो बेसिक स्टेप्स हैं किस तरह से आप डिस्कशन को ऑर्गेनाइज कर सकते हो। तो सिंपल सा यार, कोई ये आप एज ए इवेंट इसको लेके चलना। अगर क्वेश्चन आता है तो यू कैन रिप्लाई, खुद से सोचना कि अगर कोई चीज हो रही है, इवन घर में भी कोई चीज होती है तो आप उसको कैसे सेट करते हो, ठीक है। तो आंसर करते टाइम दिमाग का यूज करना बहुत जरूरी है और ठंडे दिमाग से ऑप्शंस को पढ़ना बहुत जरूरी है और इवन क्वेश्चंस को भी बहुत ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। चलो, इंपॉर्टेंस ऑफ क्लासरूम डिस्कशन, क्या क्या होती है डिस्कशन की पर्सपेक्टिव, एक डाइवर्स नेचर मिलता है, अलग अलग पर्सपेक्टिव से जानकारी मिलती है। कोलैबोरेटिव लर्निंग की एक आदत सी हो जाती है। इट हेल्प स्टूडेंट रिकॉग्नाइज एंड इन्वेस्टिगेट देयर एजम्पशंस, जो भी बच्चे के दिमाग में एजम्पशंस होते हैं किसी टॉपिक को लेके, वो भी दूर हो सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन लाने में बहुत जरूरी कारण भी हो सकता है, जैसे कई बच्चे बहुत शर्मीले होते हैं तो उन्हें भी मौका मिलता है अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने का। डिस्कशन से क्या है, बच्चे अटेंटिव बनते हैं कि अगर दूसरा बोल रहा है तो उसे हमें अच्छे से सुनना है एंड रिस्पेक्टफुल लिसनिंग करनी है। और दूसरा अगर बोलता है तो प्लीज नॉर्मल वे में भी अपने फोन को आप साइड में रख के दूसरे की बातों को सुनना चाहिए। इंटेलेक्चुअल एबिलिटी इंक्रीज होती है, स्टूडेंट टॉपिक से कनेक्टेड फील करते हैं और उन्हें लगता है कि हाँ वी हैव अटेन या वी हैव गेन्ड नॉलेज अबाउट पर्टिकुलर टॉपिक। चलो, देन है कि बच्चों में एक रिस्पेक्ट की भावना आती है दूसरों के थॉट्स के लिए और जो भी उनके एक्सपीरियंसेस हैं उनके लिए। एक डेमोक्रेटिक डिस्कोर्स बनाने में हेल्पफुल होता है क्योंकि सभी की राय इंक्लूड होती है किसी पर्टिकुलर टॉपिक को जानने में या उसे समझने में। और जब डिस्कशन के बाद किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक में या पर्टिकुलर कंक्लूजन निकलता है तो बच्चों को लगता है कि इस कंक्लूजन में हमारा भी हिस्सा है और हम भी क्या है, एक इसके भागीदार है, मतलब हमने भी हेल्प करी है ये कंक्लूड करने में, ठीक है। अगर कोई काम हो रहा है तो लास्ट में जब रिजल्ट आता है तो बच्चों को लगता है कि हमने भी यहाँ इसमें अपनी मेहनत करी है। देन है डेवलप्स द कैपेसिटी फॉर क्लियर कम्युनिकेशन ऑफ आइडियाज एंड मीनिंग, ठीक है। मतलब हमें जब बहुत ज़्यादा बात करते रहते हैं तो हमें क्या होता है, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को, अपनी आइडियाज़ को, अपनी मीनिंग को कम्युनिकेट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है, ठीक है। ये स्टूडेंट को एम्पैथेटिक बनाता है, मतलब एम्पैथेटिक मतलब एम्पैथी लाता है एक दूसरे की
मदद करने की भावना उत्पन्न करता है। स्टूडेंट की स्किल इंक्रीज करने में और कैसे ज्ञान का निर्माण हो, कैसे उसे इंटीग्रेट किया जाए दूसरी चीजों के साथ भी, डिस्कशन से ये सभी चीजें होती हैं। ठीक है, तो हमने काफी कुछ पढ़ लिया। आई होप आपको समझ में आया हो अच्छे से, क्योंकि थर्ड यूनिट में इससे ज्यादा आई डोंट थिंक कुछ है। हो सकता है इसमें क्वेश्चंस कम हो, लेकिन रिवीजन पूरा था। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। आप लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो एंड फ्यूचर नोटिफिकेशन के लिए दबा सकते हो बेल आइकन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।